हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका यूरिका में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेम सेल बायोलॉजी और गेट के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करेंगे। तो गेट के पीवाईक्यूज में हम लाइफ साइंस के क्वेश्चंस और बायोटेक्नोलॉजी दोनों के ही क्वेश्चंस देखेंगे जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि स्टेम सेल बायोलॉजी क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेम सेल? ओके, तो सबसे पहले कि क्या है स्टेम सेल। तो देखिए, स्टेम सेल जो है वो एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का क्या मतलब है? ऐसे सेल्स जी जो अभी कमिट नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर सेल्स के लिए अभी उन्होंने कमिटमेंट नहीं शो किया है। जैसे मान लीजिए ये स्टेम सेल है, तो ये अभी इसने कमिटमेंट शो नहीं किया है कि ये कौन सा सेल बनाने वाला है। ये आई सेल बनाएगा कि लंग्स सेल बनाएगा कि नर्व सेल्स बनाएगा, किसी भी तरह का कमिटमेंट नहीं है। ये क्या है? अनस्पेसिफाइड है। ये किसी भी तरह के सेल्स में अभी कन्वर्ट हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आई भी बना सकता है, लंग्स भी बना सकता है, नोज भी बना सकता है और न्यूरॉन्स भी बना सकता है। मतलब एक ऐसा सेल जो अभी तक कमिटमेंट नहीं है उसकी किसी भी पर्टिकुलर सेल्स के लिए, वो अनडिफरेंशिएटेड है, अनस्पेसिफाइड है और वो स्पेसिफिक हो सकता है आगे जाके। तो ऐसे सेल्स को स्टेम सेल्स बोलते हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं और इनमें प्रॉपर्टी होती है कि ये अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्टेम सेल के सेल डिवीजन की बात करें कि इनमें किस तरह का सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन इन स्टेम सेल, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि याद रखना है स्टेम सेल जो है वो नॉर्मल सेल डिवीजन की तरह डिवाइड नहीं करते हैं। स्टेम सेल जो है इनमें एसिमेट्रिक सेल डिवीजन पाया जाता है, एसिमेट्रिक टाइप का। अब एसिमेट्रिक सेल डिवीजन क्या है? तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी नॉर्मल और जो ज्यादातर हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो कैसे डिवाइड करते हैं कि ये एक सेल है, इसने डिवाइड किया और इस तरीके से दो सेल बन गए और अपने जैसे ही इसने दो सेल बनाया। तो इस तरह के डिवीजन को सिमेट्रिक सेल डिवीजन बोलते हैं। बट मान लीजिए कि ये एक स्टेम सेल है, तो जब स्टेम सेल जो है डिवाइड करेगा तो वो एक अपने जैसा सेल बनाता है और एक सेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म बनाता है। यानी कि ये सेल भी स्टेम सेल है, इसके पास भी स्टेम सेल की ही प्रॉपर्टी होगी और ये सेल जो बनेगा वो एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म होगा, यानी कि डिफरेंशिएटेड सेल्स होगा। और ऐसे ही जब ये वाला स्टेम सेल आगे जाके डिवाइड करेगा तो ये अपने जैसे ही एक स्टेम सेल बनाएगा और दूसरा सेल बनाएगा जो क्या होगा, और ये दूसरा सेल बनाएगा जो डिफरेंशिएटेड फॉर्म या डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे। तो इस तरह का जो सेल डिवीजन होता है, इस सेल डिवीजन को एसिमेट्रिक टाइप ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं, जो स्टेम सेल शो करती है। तो अगर पूछा जाए या क्वेश्चन आ जाए कि स्टेम सेल किस तरह का सेल डिवीजन ऑप्ट करती हैं, तो वो एसिमेट्रिक टाइप का सेल डिवीजन शो करती हैं। राइट, नेक्स्ट देखिए, सेल डिवीजन के बाद हम देखते हैं कि स्टेम सेल में सेल्फ रिन्यूअल क्या होता है। तो सेल्फ रिन्यूअल क्या होता है स्टेम सेल्स में? देखिए, जैसे अभी हमने बात किया कि ये एक स्टेम सेल है, इसने डिवाइड किया और एक अपने जैसा सेल बनाया और एक डिफरेंशिएटेड सेल बनाया। राइट, तो इसने क्या किया, ये स्टेम सेल ने अपने जैसा ही एक सेल बनाया। तो ये क्या हो गया? सेल्फ रिन्यूअल। मतलब अपने जैसा ही एक सेल बनाना, यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखना, ताकि ये प्रॉपर्टी जो स्टेम सेल की है वो आगे भी कंटिन्यू रहे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फ रिन्यूअल, जो स्टेम सेल पे मस्ट है। अगर एक सेल स्टेम सेल है, इसका मतलब उसके पास सेल्फ रिन्यूअल वाली कैपेसिटी तो है कि वो एक अपने जैसा सेल बनाएगा
और दूसरा डिफरेंशिएटेड फॉर्म या डिफरेंशिएटेड सेल बनाएगा। अब ये भी जो है, ये सेल आगे जाके जब डिवाइड करेगी तो ये भी एक स्टेम सेल बनाएगी अपने जैसे और एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म बना देगी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, सेल्फ रिन्यूएबल हुआ और ये बन गया डिफरेंशिएटेड फॉर्म। तो इस तरीके से स्टेम सेल ग्रो करती है यानी डिवाइड करती है और ये सेल्फ रिन्यूएबल प्रॉपर्टी इनमें बहुत ही कॉमन है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेम सेल नीच के बारे में। स्टेम सेल नीच, अब स्टेम सेल नीच क्या होता है, तो देखिए ये एक स्टेम सेल है, इसने अपने जैसा एक सेल बनाया और एक डिफरेंशिएटेड फॉर्म बनाया, राइट। यानी कि ये डिवीजन करते समय एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। बट ये कैसे डिसाइड होता है कि ये वाली सेल स्टेम सेल बनेगी और ये वाली सेल डिफरेंशिएटेड सेल बनेगी, राइट। ये कैसे डिफाइन होता है, तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए हम स्टेम सेल नीच पढ़ते हैं। तो एक्चुअली में स्टेम सेल नीच क्या है, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर स्टेम सेल रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक स्टेम सेल है, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट स्टेम सेल्स रहती हैं, तो ये पूरा एक एरिया हो गया। ये इस तरीके से ये पूरा एरिया है जहाँ पे स्टेम सेल रहती हैं और इस पूरे एरिया को ही स्टेम सेल नीच कहते हैं, ठीक है, नीश। अब ये स्टेम सेल नीच, ये वाला जो एरिया है पर्टिकुलरली, ये तो हो गया आपका स्टेम सेल नीश, इसको हमने स्टेम सेल नीच का नाम दिया। तो जब ये एक स्टेम सेल है, मान लीजिए कि जब ये डिवाइड होगी तो ये क्या करेगी, एक सेल अपने जैसे बनाएगी और एक सेल डिफरेंशिएटेड बनाएगी, राइट। तो जो सेल इस स्टेम सेल नीश में रह जाती है वो सेल स्टेम सेल ही बन जाती है और जो इस एरिया को छोड़ के बाहर निकल जाती है, आगे चली जाती है, वो डिफरेंशिएटेड सेल या डिफरेंशिएटेड फॉर्म ले लेती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टेम सेल नीश काम करता है। तो मैंने क्या बोला, स्टेम सेल नीश क्या है, इट इज अ माइक्रो इन्वायरमेंट where a stem cell resides, जहां पर स्टेम सेल्स रहती हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो याद रखनी है आपको वो ये कि स्टेम सेल सिर्फ एक ऐसा एरिया ही नहीं है, सिर्फ ये एरिया ही प्रोवाइड नहीं करता है स्टेम सेल को। स्टेम सेल नीच जो है वो बहुत सारी अलग प्रॉपर्टीज भी शो करता है। कैसे, यही वो चीज है जो रेगुलेट करती है स्टेम सेल के बिहेवियर को। यानी कि स्टेम सेल नीच क्या करती है, रेगुलेट करती है स्टेम सेल के बिहेवियर को। अब स्टेम सेल का बिहेवियर क्या हो सकता है, उसका बिहेवियर ये हो सकता है कि वो कब पॉलीफरेट कर रहा है और कब वो पॉलीफरेट नहीं कर रहा। तो वो कब सेल डिवीजन में जाएगा और कब पॉलीफरेट नहीं करेगा, ये डिसाइड या ये चीज को रेगुलेट स्टेम सेल नीच ही करता है, राइट। तो ये क्या हो गया, इट रेगुलेट्स स्टेम सेल बिहेवियर। अब बिहेवियर में हम क्या देख सकते हैं, एक क्वेसेंस स्टेज होती है, ये ऐसी स्टेज है जिसमें डिवीजन नहीं होता है, तो इट इज अ नॉन डिवाइडिंग स्टेज, राइट। और दूसरा पॉलीफरेशन, कि कब स्टेम सेल पॉलीफरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका स्टेम सेल नीश। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हम पढ़ते हैं अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं स्टेम सेल पोटेंसी, जिसमें से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टेम सेल पोटेंसी या फिर सिंपली सेल पोटेंसी बोलते हैं इसको। अब देखिए स्टेम सेल पोटेंसी क्या होती है। पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंशियल या फिर एबिलिटी और सिंपली पावर। तो यानी कि एक ऐसी सेल्स जिसके पास ये पॉसिबिलिटी यानी कि ये पोटेंशियल है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को जनरेट कर सकती है। इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं पोटेंसी। यानी कि एक स्टेम सेल में कितना पोटेंशियल है कि वो अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स में कन्वर्ट हो सकती है, तो उसी को सेल पोटेंसी बोला है। यानी कि अगर ये एक स्टेम सेल है और ये ए सेल, बी सेल, सी और डी टाइप के सेल में कन्वर्ट हो सकती है, और वहीं एक दूसरी सेल है जो ए टाइप में कन्वर्ट हो सकती है और बी टाइप में। तो मैं कहूंगी कि ये जो सेल है, ये जो सेल 1 है,
इसका पोटेंसी ज्यादा है, ये ज्यादा पोटेंशियल रखती है, और ये जो सेल बी है इसमें भी पोटेंसी है, पर कंपेरेटिवली टू वन सेल, ये जो 1 नंबर की सेल है इससे कम है। तो ये हो गई पोटेंसी। नेक्स्ट देखिए, पोटेंसी जो है, अभी हमने बात की कि जो सेल जितने ज्यादा सेल्स में डिफरेंशिएट हो पाएगी उसमें उतनी पोटेंसी होगी, राइट। तो यानी मैं ये कह सकती हूँ कि द मोर सेल टाइप a cell can differentiate, the greater its potency। जो बात अभी हमने बोली थी सिंपली उसको मैंने रिटर्न कर दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है कि एक सेल ज्यादा पोटेंशियल होगी, जितना ज्यादा वो डिफरेंशिएट कर पाएगी उतना ज्यादा। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी हमने सेल्स को डिवाइड किया है डिफरेंट टाइप्स में। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्रोजेनिटर सेल्स। प्रोजेनिटर सेल्स भी इंपॉर्टेंट है। देन यूनिपोटेंट। इतने टाइप की पोटेंसी होती है स्टेम सेल में। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं टोटीपोटेंट को। टोटीपोटेंट का मतलब होता है टोटल पोटेंशियल, टोटल और ऑल, यानी कि मैक्सिमम पोटेंशियल होता है इन सेल्स में। ये सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना सकती हैं। इनमें ये पोटेंशियल होता है कि ये एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बना सकती हैं, प्लस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बना सकती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि प्लासेंटा, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बना सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है मेमेलियन फर्टिलाइज्ड एग। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जाइगोट। जाइगोट जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बना देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें जो फर्स्ट 4 to 8 सेल जो होते हैं वो सारे टोटीपोटेंट होते हैं। अब फर्स्ट 4 to 8 सेल का क्या मतलब है, देखिए ये आपका जाइगोट है जो सिंगल सेल्ड है। अब ये क्या है, आगे जाके डिवाइड करेगा। तो जब इस तरह से ये डिवाइड करेगा तो ये पहले 2 में कन्वर्ट होगा, फिर डिवाइड करके ये 4 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3 4। तो ये हर एक सेल, ये जो 4 सेल है, इन चारों सेल को अगर मैं अलग करूं तो इनमें इतना पोटेंशियल है कि हर सेल में से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म निकलेगा, यानी एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो ये भी जो है, ये चारों सेल इनके पास टोटीपोटेंट है, यानी ये टोटीपोटेंट सेल है क्योंकि ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है। वैसे ही जब इनमें फर्दर आगे जाके इस तरह से डिवीजन होगा तो ये 4 सेल कन्वर्ट हो जाएंगी 8 सेल में, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 सेल है, सेम अगर मैं इनको भी अलग अलग कर दूं तो हर एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकती है। तो यानी जो फर्स्ट 4 to 8 सेल होते हैं जाइगोट के बाद, वो क्या होते हैं, सारे टोटीपोटेंट होते हैं, राइट। तो ये हो गए टोटीपोटेंट। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्लूरीपोटेंट। नेक्स्ट सेल है हमारा प्लूरीपोटेंट। अब प्लूरीपोटेंट क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं जो सेवरल सेल्स बनाते हैं, सेवरल सेल्स बनाते हैं बट नॉट ऑल।
ये सारे सेल्स बना सकते हैं लेकिन ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकते, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सेल्स नहीं बनाते हैं। इसका मतलब ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते, राइट। तो ये ऐसे सेल्स हैं, यानी प्लूरिपोटेंट ऐसे सेल्स हैं जो जनरेट करते हैं, सेवरल सेल्स फॉर्म कर सकते हैं बट कैन नॉट फॉर्म कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते हैं। ये क्या करते हैं, एम्ब्रियोनिक सेल फॉर्म कर सकते हैं, दे कैन जनरेट और दे कैन फॉर्म एम्ब्रियोनिक सेल्स बट नॉट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, राइट। तो इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आ जाता है इनर सेल मास, जिसको हम बोलते हैं आईसीएम, राइट। देखिए, जाइगोट है वो डिफरेंट स्टेजेस से जाता है, डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसमें एक आता है मोरूला, मोरूला के बाद आता है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला स्टेज के बाद आती है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला स्टेज के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और ये ब्लास्टोसिस्ट कैसा होता है, इस तरीके से, ये अंदर एक लेयर्स होती हैं, चारों तरफ उसके लेयर होती हैं, सारी साइड से कवर होता है। तो ये जो लेयर है इसको बोलते हैं, ये जो सेल्स है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके प्लासेंटा बनाता है और यहीं पे कहीं एक अलग सी सेल्स होती हैं, अलग सी सेल्स मतलब कि इसी का पार्ट होती हैं बट वो इधर एक साइड पे रहती हैं। तो एक साइड पे कहीं आपको ऐसी सेल्स मिलेंगी, ये सेल्स क्या है आपकी इनर सेल मास है। इनर सेल मास ऐसी सेल्स है जो आगे जाके जर्म लेयर्स बनाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। बट ये जो है ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती, ये बहुत सारी सेल्स बनाती है, यानी आपके नर्व सेल्स भी बना देंगी, स्किन सेल्स भी बना देगी, लेकिन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती क्योंकि ये ट्रोफोब्लास्ट नहीं बनाते हैं, राइट। तो ये जो कैविटी है इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील, राइट। तो हमारा जो फोकस पॉइंट है, हमारा फोकस पॉइंट क्या है, आईसीएम। आईसीएम एग्जाम्पल हो जाता है प्लूरिपोटेंट का, जो मैक्सिमम सेल को बनाता है। फिर देखिए ये जो आईसीएम है, अभी जब जिसकी हम बात कर रहे थे, आईसीएम जो है, अगर मैं ये आईसीएम को बाहर लैब में ग्रो करूं या लैब में कल्चर कर लूं, ये इन विट्रो कंडीशन हो गई, राइट, इन विट्रो कंडीशन। तो अगर मैंने इन विट्रो कंडीशन में आईसीएम यानी इन सेल को ग्रो किया या कल्चर किया, तो अब ये क्या बोली जाएंगी या ये क्या बन जाएंगी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, राइट। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल आपका आईसीएम से डिराइव्ड है और ये प्लूरिपोटेंट है, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है आईसीएम, आईसीएम इनर सेल मास। और अगर मैं इसके नेचर की बात करूं तो इसका नेचर क्या है, ये एक प्लूरिपोटेंट है, राइट। तो ये हो गया प्लूरिपोटेंट। नेक्स्ट प्लूरिपोटेंट के बाद हम पढ़ेंगे मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो बहुत सारे सेल्स बना सकती हैं, कैन फॉर्म मैनी सेल्स बट स्मॉल सबसेट ऑफ सेल्स। अब इसका क्या मतलब है, यानी इसके पास पोटेंशियल है डिफरेंट तरह की सेल्स में डिफरेंशिएट होने की, बट प्लूरिपोटेंट से कम है। यानी प्लूरिपोटेंट सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना पाती थी, बाकी सभी सेल्स बना पाती है, लेकिन मल्टीपोटेंट सेल जो है वो कुछ ही सेल्स बना सकती है। अब इसके एग्जांपल में जैसे देख लीजिए, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल, देन mesenchymal स्टेम सेल्स,
फिर आ जाता है मेमोरी स्टेम सेल्स, एंड अडल्ट स्टेम सेल्स। तो अडल्ट स्टेम सेल्स क्या है, वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है, राइट। तो ये हो गया आपका मल्टीपोटेंट। अब मल्टीपोटेंट के बाद हम पढ़ते हैं प्रोजेनिटर सेल्स। प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स क्या होती हैं, ये ऐसी सेल्स हैं जो मल्टीपोटेंट सेल्स के बाद बनती हैं, और इनको क्या कहा जाता है, ट्रांसेट एम्प्लीफाइंग सेल्स भी कहते हैं इनको। तो देखिए क्या होता है, ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, राइट। अब क्योंकि ये मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है और ये एक मान लीजिए कोई अडल्ट सेल है जिसमें मल्टीपोटेंट सेल की प्रॉपर्टी है, तो जब ये डिवाइड होगा तो एक सेल तो ये खुद की तरह बनाएगा, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे सेल्फ रिन्यूअल हो गया। फिर उसके बाद ये कुछ डिफरेंट तरह की एक अलग सी सेल बनाएगा, और ये सेल जो है आगे जाके एक पर्टिकुलर यानी स्पेसिफाइड सेल्स बनाएंगी, ठीक है। ये पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सेल्स क्या होंगी, यूनिपोटेंट होंगी। और ये जो यूनिपोटेंट सेल है ये कमिटेड होगी। कमिटेड मतलब अब इसको पता है कि मुझे किस तरह की ही सेल बनाना है, यानी अगर इसको सिर्फ ब्रेन सेल बनाना है तो ये सिर्फ ब्रेन सेल ही बनाएगी, स्किन सेल्स नहीं बनाएगी, राइट। तो ये जो बीच में सेल बना है ये क्या है, ये डिवाइड होगा तो एक तो खुद की तरह सेल बनाएगा और फिर आगे जाके यूनिपोटेंट सेल बनाएगा। तो ये जो सेल है इसी सेल को हम बोलते हैं प्रोजेनिटर सेल। अब ये जो प्रोजेनेटर सेल्स होता है ये ट्रांजिशन स्टेज में आप देख सकते हैं, मल्टीपोटेंट स्टेज के बाद बन रहा है और आगे जाके यूनिपोटेंट बना रहा है, ठीक है। तो यही होती है प्रोजेनेटर सेल्स। और प्रोजेनेटर सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ये जो सेल्स होती हैं वो एक तरह की स्टेम सेल्स ही, राइट। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं प्रोजेनेटर सेल्स को यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो प्रोजेनेटर स्टेम सेल के एग्जाम्पल आ जाएंगे कि जैसे ब्लड सेल्स होती है, जब ब्लड का फॉर्मेशन होता है तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ही सारी ब्लड सेल्स बनती हैं, ये आपको पता होगा। तो जैसे मान लीजिए ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है, तो ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो क्या करेंगी, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स बनाएंगी और माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स बनाएंगी। ठीक है, तो ये जो हो गया ये क्या है, प्रोजेनिटर सेल्स है। ये आगे जाके लिम्फोइड जो है वो इम्यून सेल्स बनाएंगी और माइलॉइड जो है वो सारे ब्लड सेल्स बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये प्रोजेनिटर सेल्स हो गए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल मैंने लिया, ये क्या है, एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल है। अब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जब डिवाइड होगा तो क्या करेगा, एक सेल तो वो खुद की तरह बना लेगा तो सेल्फ रिन्यूअल हो जाएगा, और एक सेल बनाएगा वो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स, लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स बना लेगा। अब हो सकता है कि ये हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल एक तो खुद की तरह ही एक सेल बना ले तो हो गया सेल्फ रिन्यूअल, और दूसरा सेल ये बना ले माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, तो ये क्या बना लेगा, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स। अब देखिए ये जो लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स है ये आगे जाके आपका टी सेल बना सकता है, बी सेल भी बना सकता है और एनके सेल बनाएगा। और माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स जो है वो आगे जाके आपकी ल्यूकोसाइट्स बनाएंगे। ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी में डिफरेंट तरह के डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल आ जाता है, बेसोफिल आ जाता है, इओसिनोफिल आ जाता है, और क्या आता है, मोनोसाइट्स आ जाते हैं,
एंड मैक्रोफाजेस, राइट। ये सारे WBC हो गए। तो जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल है वो आपका WC बनाता है, और ये आपका प्लेटलेट्स भी बना सकता है और RBC बनाता है, यानी रेड ब्लड सेल। तो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल इतने तरह की सेल्स बना सकते हैं। तो ये क्या है, प्रोजेनिटर सेल्स है। और ये प्रोजेनिटर सेल्स क्या है, बीच में है, यानी ट्रांजिशन स्टेज में है। तो ये ट्रांजिशन स्टेज में है, बट क्या है, स्टेम सेल ही है जिनके पास जो एक एबिलिटी है या कैपेसिटी है कि वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं डिफरेंट तरह की सेल में। बट ऑफ कोर्स इनकी जो पोटेंसी है वो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल से कम है, राइट। नेक्स्ट देख लीजिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल। अब यूनिपोटेंट स्टेम सेल क्या होती है, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यूनिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब है पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, और ओनली वन टाइप, ओनली वन सेल टाइप को ही जनरेट कर सकता है ये, इट कैन जनरेट। तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल जनरेट करता है एक पर्टिकुलर टाइप का सेल, और यहाँ तक आते आते सेल जो है वो स्पेसिफाइड हो जाती है। मतलब अब इस सेल को पता है कि मुझे कौन सा सेल बनाना है। अगर ये ब्रेन सेल बनाएगी तो ये सिर्फ ब्रेन सेल ही बनाएगी, स्किन सेल या फिर आई का कोई सेल नहीं बनाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, कमिटमेंट आ गया। जैसे कि इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, स्पर्मेटोगोनिया। अब स्पर्मेटोगोनिया सिर्फ स्पर्म ही बनाएगी और भी किसी तरह का सेल नहीं बनाएगी। और दूसरा इसका एग्जाम्पल है उगोनियम। अब उगोनिया क्या बनाएगी, सिर्फ एग बनाएगी, ना ये स्पर्म बनाएगी और ना ही किसी और तरह का कोई सेल बनाएगी। तो यानी कि ये एक स्टेम सेल है, इसने क्या किया, डिवाइड किया और एक खुद की तरह सेल बनाया, यानी सेल्फ रिन्यूअल किया और एक दूसरी सेल बना ली। ठीक है, मान लीजिए ये स्पर्म सेल बना लिया। तो ये अगर स्पर्मेटोगोनिया है तो इस तरीके से इसका सेल डिवीजन होगा, एक तो खुद की तरह ही स्टेम सेल बनाएगी और एक बनाएगी सिर्फ स्पर्म सेल, इसके अलावा और कोई भी तरह के सेल नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा आपका यूनिपोटेंट। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा टोटीपोटेंट, फिर हमने देखा प्लूरीपोटेंट, फिर हम देखते हैं मल्टीपोटेंट। हमने मल्टीपोटेंट के बाद प्रोजेनेटर सेल्स पढ़ा है, बट हम यहाँ पे प्रोजेनेटर सेल्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेनेटर सेल्स क्या है, मल्टीपोटेंट सेल्स के बाद में एक ट्रांजिशन स्टेज है, राइट। और एक हम देख लेते हैं यूनिपोटेंट सेल्स। तो ये क्या हो गई, चार तरह की सेल हो गई, और ये चारों कैसी हैं, स्टेम सेल्स है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं कि इन चारों सेल को इन टर्म्स ऑफ द पोटेंसी, आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसमें है, यानी सबसे ज्यादा कौन सी सेल जो है वो पोटेंसी रखती है। तो आप बोलेंगे कि ऑफ कोर्स टोटीपोटेंट का पोटेंसी सबसे हाई है, यानी टोटीपोटेंट सबसे ज्यादा पोटेंसी रखती है। देन उसके बाद प्लूरीपोटेंट, फिर आ जाता है मल्टीपोटेंट और फिर यूनिपोटेंट लास्ट में। यानी यूनिपोटेंट तक आते आते क्या है, पोटेंसी डिक्रीज हो रही है। यानी यहाँ पर इस डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रही हूँ तो पोटेंसी यानी पोटेंशियल कि आप डिफरेंट तरह की सेल में डिफरेंशिएट हो सकते हैं, अलग अलग सेल बना सकते हैं, वो डिक्रीज होती जाती है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है बट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखिए कि यहाँ पे तो आपने पोटेंसी बता दिया, अगर मैं बोलूँ कि रिस्ट्रिक्शन, इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन मुझे आप बताइए कि किसमें सबसे रिस्ट्रिक्शन है। यानी कि यहाँ से अगर मैं मूव करती हूँ तो रिस्ट्रिक्शन का क्या लेवल होता है। तो देखिए, जैसे ही मैं टोटीपोटेंट से यूनिपोटेंट की तरफ मूव करूंगी, यानी कि डेवलपमेंट स्टेजेस में जैसे ही डेवलपमेंट आगे की तरफ जाता जाएगा वैसे वैसे रिस्ट्रिक्शन बढ़ता जाएगा। देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे सेल्स बन रहे थे, यहाँ पे कम सेल बन रहे हैं, यहाँ पे और भी कम बन रहे हैं, और यहाँ आके तो स्पेसिफाइड ही हो गया कि मैं सिर्फ एक ही यही वाला सेल बनाऊंगा, इसी तरह की सेल बनाऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ये स्पेसिफाइड हो गया।
यहाँ पर मतलब आते आते इस सेल के पास रिस्ट्रिक्शन आ गया कि आप इस तरह की सेल के अलावा, यानी ये सेल है तो यही सेल बनेगी, इसके अलावा और किसी तरह की सेल नहीं बनेगी, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन। अगर मैं इस डायरेक्शन में ही मूव करती हूँ तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो बढ़ता है, यानी सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो यूनिपोटेंट के पास है, फिर उससे कम रिस्ट्रिक्शन मल्टीपोटेंट, फिर उससे कम रिस्ट्रिक्शन प्लूरिपोटेंट, और सबसे कम रिस्ट्रिक्शन टोटीपोटेंट के पास है, राइट। तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक रिस्ट्रिक्शन और एक पोटेंसी। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है कि इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन में बात करना है, यानी अगर उन्होंने बोला कि ये सारे सेल्स है और इनको अरेंज करिए इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, और आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस है, तो आपको ये नहीं टिक करना है, आपको चेक करना है कि उन्होंने आपसे पोटेंसी नहीं रिस्ट्रिक्शन की बात की है, राइट। तो इस टर्म्स में हमने देख लिया कि हमारे सेल्स, हमारे स्टेम सेल्स में पोटेंसी का मतलब क्या है और रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है। ओके, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अच्छा, ये वीडियो जो है यहाँ पर हम स्टेम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हम रिवीजन कर रहे हैं, किसके, गेट के लिए, पर्टिकुलरली गेट के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं। तो आप इसको साथ साथ पढ़ते जाइए, रिवीजन होगा, रिकॉल होंगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, राइट। तो ये जो इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है इसको हम IPS सेल्स बोलते हैं। अब देखिए ये होता क्या है, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। अच्छा, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है। तो अगर हमने यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर बात की पोटेंशियल की, हमने क्या पोटेंशियल की बात की, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपका टोटीपोटेंट में है, उसके बाद प्लूरिपोटेंट में कम है, मल्टीपोटेंट में कम है, और यूनिपोटेंट में तो सबसे कम आ जाता है, राइट। आई थिंक यहाँ पर किसी को भी दिक्कत नहीं होगी कि हमने पोटेंशियल के टर्म में इन सभी सेल को अरेंज कर दिया। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर देखिए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में हमने ICM पढ़ा था, यानी कि इनर सेल मास पढ़ा था, और इनर सेल मास को अगर मैं इन विट्रो कल्चर करती हूँ तो इसको मैं क्या बोल रही थी, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, राइट। तो ये क्या हो गया, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट की बात करें तो हमने यहाँ पे मल्टीपोटेंट में क्या पढ़ा था, अडल्ट स्टेम सेल। अडल्ट स्टेम सेल को इस तरह से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो देखिए, अब बहुत सारे केसेस हैं जहां पर ये स्टडी की गई है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल को क्या हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, देखिए मल्टीपोटेंट स्टेम सेल को हमें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट ही क्यों करना है, तो इसका आंसर ये है कि बहुत सारे डिसीज के ट्रीटमेंट में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर हमें स्टेम सेल्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेम सेल में पोटेंशियल होगा वो उतने तरह की सेल में कन्वर्ट हो सकती है। तो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल का पोटेंशियल तो कम है और प्लूरिपोटेंट का ज्यादा है, राइट। और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल सिर्फ हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही मिलेगी। तो अब अगर कोई अडल्ट है तो उसमें हम कहाँ पे पाएंगे, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल पाना तो मुश्किल हो जाएगा। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि अडल्ट स्टेम सेल तो हमें आसानी से मिल जाएगा, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं अडल्ट की कैटेगरी में आती हूँ, आप भी अडल्ट होंगे, तो अब हमारे पास अडल्ट स्टेम सेल होंगे, हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल तो होंगे नहीं। तो क्या ऐसा कोई मेथड है कि मैं अडल्ट स्टेम सेल को प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि अडल्ट स्टेम सेल का कन्वर्जन हो जाए एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये एक अडल्ट स्टेम सेल है, इसको क्या मैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में कन्वर्ट कर सकती हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। अब इसी क्वेश्चन का जवाब दिया है कुछ साइंटिस्ट ने, जिन्होंने कहा कि यस आप ये कर सकते हो। अडल्ट स्टेम सेल में मैं क्या ले लेती हूँ, सोमैटिक सेल्स को। सोमैटिक सेल्स क्या है, एक अडल्ट स्टेम सेल है, ठीक है। अब ये स्टेम सेल्स को मैं कन्वर्ट कर देती हूँ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में।
तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का नेचर क्या है? प्लूरिपोटेंट है। तो अब ये कन्वर्जन होगा कैसे? तो देखा ये गया कि इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो सोमैटिक सेल्स यानी कि अडल्ट स्टेम सेल को एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट? तो जब ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बना तो इसके पास वही सारी प्रॉपर्टी होंगी, वही सारा पोटेंशियल होगा जो एक प्लूरिपोटेंट सेल में होता है। बट क्या ये प्रोसेस नेचुरल है? तो क्वेश्चन है मेरा कि क्या ये प्रोसेस नेचुरल है? तो द आंसर इज नो। ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, हम रिवर्स में जा रहे हैं। और ये हमने क्या किया? इंड्यूस किया है लैब में हमने इस चीज को इंड्यूस करवाया। इसीलिए जब अडल्ट स्टेम सेल से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बनता है तो इसे बोलते हैं इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, राइट? तो इसीलिए हम इसके आगे आई लिखते हैं, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, राइट? ये चीज समझ में आई? आई एम होपिंग कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब नेक्स्ट देखिए कि मैंने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात की है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो क्या करते हैं? अडल्ट स्टेम सेल को कन्वर्ट कर देते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में, ठीक है? तो वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से हैं? OCT4, SOX2, KIF4 एंड MYC। इन चारों जीन्स को, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इन चारों जीन को OSKM फैक्टर कहा जाता है, ठीक है? अब ये OSKM क्या है? OSKM यानी इन सभी जीन का इनिशियल लेटर, इनिशियल अल्फाबेट जो है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है? तो ये सारे हो गए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। अब मैंने आपको बताया है कि देखिए आईपीएस सेल्स क्या है, या आईपीएस में क्या होता है, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में क्या होता है? इस टेक्निक में हम रिवर्स में जाते हैं और मल्टीपोटेंट में यानी कि अडल्ट स्टेम सेल से हम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाते हैं, जिसको हमने इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बोल दिया। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं अगर मैं अडल्ट स्टेम सेल को कन्वर्ट करती हूँ इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में, राइट? तो इसके लिए यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, ठीक है? अब देखा ये गया है कि देखिए जैसे मैंने आपसे बात की कि हमने पहले क्वेश्चंस किया था कि क्या ये चीज पॉसिबल है, तो हमें इसका आंसर मिला था यस ये पॉसिबल है। तो इसका आंसर किसने दिया? इसका आंसर एक साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम है यामानाका साइंटिस्ट। यामानाका जो है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? अडल्ट स्टेम सेल को इंड्यूस करवाया था और इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट कर दिया था। कैसे? रीप्रोग्रामिंग करके उन्होंने अडल्ट स्टेम सेल लिया और उनमें इन सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को इंड्यूस करवाया, इनको स्पेशलाइज्ड कंडीशन प्रोवाइड की और क्या बना दिया? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बना दिया, ठीक है? और इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इतना बढ़िया काम किया इन्होंने, इसलिए इनको 2012 में नोबेल प्राइज मिला है। और इसीलिए हम क्या करते हैं? इन सभी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं? यामानाका फैक्टर्स भी कहते हैं, राइट? तो अगर मैं बोलूं कि यामानाका फैक्टर्स क्या है, तो यामानाका फैक्टर्स वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं जो अडल्ट स्टेम सेल्स को इंड्यूस करवा देते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में। यानी कि यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और कुछ नहीं, इन्हीं को ही यामानाका फैक्टर्स बोला जाता है, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए ये यामानाका फैक्टर्स है, तो ये कोई अलग सी चीज नहीं है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ही हैं जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करते हैं अडल्ट स्टेम सेल को। और ये इंपॉर्टेंट होते हैं प्लूरिपोटेंट सेल की मेंटेनेंस के लिए, यानी ये फैक्टर्स हैं तो वो सेल अपने प्लूरिपोटेंट स्टेज में रहेगी, ठीक है? तो ये हो गया पूरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, यामानाका फैक्टर्स के बारे में। और ये चीज हमने पढ़ ली स्टेम सेल की रिगार्डिंग।
तो चलिए आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आए हैं रिगार्डिंग स्टेम सेल से, राइट। तो देखिए 2024 में गेट में एक क्वेश्चन आया है बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में, और ये लाइफ साइंस का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि इन मैमल्स हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स दैट गिव राइज टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल्स आर नोन एज। तो देखिए अगर आप याद करेंगे कि हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या है, एक मल्टीपोटेंट सेल है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये मल्टीपोटेंट सेल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के ब्लड सेल्स में कन्वर्ट होती है, मतलब जनरेट करती है। तो हमें याद है कि हमने हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को पढ़ा, और फिर उसके बाद क्या बने, प्रोजेनिटर सेल्स बने। कौन कौन से, एक लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल बना और एक माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल बना। लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल तो सारे इम्यून सेल्स बना रहा था, जैसे कि टी सेल, बी सेल, एनके सेल। बट जो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स था वो आपका डब्ल्यूबीसी बना रहा है, आरबीसी बना रहा है और प्लेटलेट्स बना रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे आपके ब्लड सेल्स ही तो हैं। तो यानी कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो आपका डिफरेंट तरह के ब्लड सेल को अराइज कर रहा है वो क्या है, वो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स है। तो इसका आंसर क्या हो गया, माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गेट 2023 में बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल के बारे में क्या सही बात है। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम एक एक पॉइंट पढ़ते हैं, कि जैसे देखिए इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल दे कैन सेल्फ रिन्यू। अगर हम स्टेम सेल बोल रहे हैं तो इसका मतलब ही है कि वो एक डिफरेंशिएटेड सेल तो बनाएगी, लेकिन खुद को सेल्फ रिन्यूअल भी करेगी, यानी सेल्फ रिन्यूअल के लिए भी जाएगी। तो इसलिए ये तो सही हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे रिक्वायर स्पेसिफिक सिग्नल्स टू मेंटेन देयर स्टेमनेस। देखिए ये सेल जब डिवाइड हो रही है तो सेल्फ रिन्यूअल करके एक सेल अपने जैसे बना रही है और एक डिफरेंशिएटेड सेल बना रही है। तो यानी कि इसको कुछ सिग्नल्स मिलते होंगे, तभी तो ये अपनी स्टेमनेस की जो प्रॉपर्टी या पोटेंशियल है उसको मेंटेन कर रही है। तो यस, ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, दे कैनॉट बी जेनेटिकली मैनिपुलेटेड। तो देखिए अभी हमने देखा कि इंड्यूस अगर लग गया है, इसका मतलब कि उसको हम मैनिपुलेट ही तो कर रहे हैं। तभी तो अडल्ट स्टेम सेल से हमने इसको प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कैसे कन्वर्ट किया, हमने इसको कन्वर्ट किया मैनिपुलेशन करके। तो ये तो हो गया गलत, और क्योंकि यहाँ पे ट्रू पूछ रहा है। देन फोर्थ ऑप्शन देखिए, दे कैन फॉर्म ऑर्गेनॉइड इन विट्रो, यानी इन विट्रो कंडीशन में, लैब कंडीशन में ये ऑर्गन्स बना सकते हैं। तो डेफिनेटली ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, आप इसको इन विट्रो में ग्रो करेंगे तो ये डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स बना सकती है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। अब यहाँ पर ए स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट और डी स्टेटमेंट तीनों ही सही है। वो इसलिए क्योंकि ये MSQ टाइप का क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। तो देखिए इस तरीके से हमने स्टेम सेल बायोलॉजी का रिवीजन किया। मैंने आपको की पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं और हमने कुछ क्वेश्चंस भी देख लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गेट के लिए। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा, तो आप इसको एज अ रिवीजन कंसिडर कीजिए और इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, राइट। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गेट के ही कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।